अब इसमें हम लोग अध्याय 6 के नेक्स्ट टॉपिक बलबन का युग के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 1246 से 1286 तक बलबन का युग चलता है। ठीक है ना। बलबन जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा जो चालीसा बनाया गया था उसी में से एक सरदार था। ठीक है ना। और वह बड़ी चालाकी से सत्ता को हस्तांतरित अपने हाथों में किया था। उसके बाद जगह उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष जारी रहा, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे। आखिर उलूग खान नामक एक तुर्क सरदार ने ही धीरे धीरे सल्तनत की सारी सत्ता हथिया ली। अब 1265 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। ओके, यही वह सरदार था जो बाद में अपनाए गए अपने खिताब नाम बलबन के रूप से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। बलबन का नाम क्या था? असली नाम उसका नाम था उलूग खां। ओके, इससे पहले बलबन इल्तुतमिश के का कनिष्ठ सुल्तान पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का नायब था, जिसे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी। इस वजह से नासिरुद्दीन महमूद से उसने बलबन ने अपनी बेटी का विवाह करवा दिया था, जिससे उसकी स्थिति और पक्की हो गई। बलबन के बढ़ते हुए रुतबे से बहुत से तुर्क सरदार पहले नाराज हो चुके थे। ठीक है, चूंकि नासिरुद्दीन महमूद युवा और अनुभवहीन था, इसलिए उसका फायदा उठाकर बलबन अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता था। लेकिन बलबन की बढ़ती हुई ताकत को देखकर उन्होंने 1250 ईस्वी में एक षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और बलबन को उसके स्थान से अपदस्थ कर दिया। ठीक है, और बलबन की जगह इबादुद्दीन रेहान नामक एक भारतीय मुसलमान को प्रतिष्ठित कर दिया गया। ठीक है ना। कुछ समय के लिए बलबन चला गया और उसकी जगह रेहान नामक एक भारतीय मुसलमान था, वो आया। यद्यपि तुर्क सरदार चाहते थे कि सारी शक्ति और सत्ता उनके हाथों में सिमट कर रह जाए, तथापि रेहान की नियुक्ति पर उन्हें इसलिए सहमत होना पड़ा कि उनमें इस बात की सहमति नहीं हो रही थी कि उनमें से कौन उस पद पर प्रतिष्ठित किया जाए। ठीक है ना। बलबन पदत्याग के लिए तो राजी हो गया था, लेकिन वह बड़ी सावधानी से अपना एक दल तैयार करने की कोशिश में जुटा रहा। ठीक है। अपनी बर्खास्तगी के 2 साल के अंदर उसने अपने कई विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया। अब वह लड़ाई के मैदान में फैसले की तैयारी में लग गया। मालूम होता है कि उसने मंगोलों से भी, जिन्होंने पंजाब के एक बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, उनसे भी संपर्क स्थापित किया था बलबन ने। ओके, आखिर अंत में सुल्तान को बलबन के दल की श्रेष्ठ ताकत के आगे झुकना पड़ा और उसने रेहान को बर्खास्त कर दिया और रेहान को पराजित करके मार डाला गया। ओके, बलबन ने सीधी ठेड़ी चालें चलकर अन्य कई प्रतिद्वंदियों से भी छुटकारा पा लिया था। यहाँ तक कि उसने राज प्रतीक छत्र भी धारण कर लिया था, लेकिन शायद तुर्क सरदारों की भावनाओं का ख्याल करके वह खुद गद्दी पर नहीं बैठा। ओके, बहुत दिमाग से खेल रहा था बलबन इस समय। 1265 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ से राजनीति बदलेगी। 1265 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो गई तो कुछ इतिहासकारों की राय है कि बलबन ने ही सुल्तान को जहर दे दिया था और उसने उसके बेटों को भी सफाया कर दिया था, ताकि उसके लिए गद्दी हासिल करने का रास्ता साफ हो जाए। बलबन के तौर तरीके अक्सर कठोर और अवांछनीय हुआ करते थे, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उसकी गद्दिनशीनी के साथ मजबूत और केंद्रीकृत शासन के युग का सूत्रपात हुआ। ओके, बलबन राजपथ की शक्ति और प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा, क्योंकि उससे विश्वास था कि उससे अंदर और बाहर से जो खतरे थे उसका सामना करने का यही उपाय था। वह युग था जब सत्ता और शक्ति का अधिकारी उसी व्यक्ति को माना जाता था जो कुलीन घरानों में उत्पन्न हुआ तो और अपनी प्राचीन वंश परंपरा पर गौरव करने वाला हो। इसलिए गद्दी पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसने घोषणा की कि वह विख्यात ईरानी शहनशाह अफरासियाब का वह वंशज है। ठीक है ना। देखिए, इस समय क्या होता था कि किसी निम्न जाति के से अगर कोई रिलेशन में है वह सुल्तान नहीं बन सकता था, तो इसी की वजह से सुल्तान पहले इसी वजह से बलबन अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं कर रहा था, लेकिन वास्तविक सुल्तान तो वही था। लेकिन बाद में उसने अपने आप को अफरासियाब, ईरान के जो सुल्तान थे उनका शहनशाह जो थे उनका वह वंशज बताया और अपने आप को कुलीन रक्त का बताने लगा और फिर वह सुल्तान बना। एक्चुअली बलबन कुलीन वर्ग का नहीं था और अपने कुलीन रक्त का दावा साबित करने के लिए बलबन ने खुद को तुर्क अमीरों के हितों के रक्षक के रूप में पेश किया। वह किसी भी महत्वपूर्ण पद के लिए किसी ऐसे शक्ति के नाम के बारे में सोचने को तैयार नहीं था जो किसी कुलीन परिवार का ना रहा हो। ठीक है ना। व्यवहारिक दृष्टि से इसका मतलब यह था कि किसी भारतीय मुसलमान को शक्ति और सत्ता का पद प्राप्त नहीं हो सकता था। कभी कभी तो उसका व्यवहार हास्यास्पद भी होता था। उदाहरण के लिए उसने एक बहुत बड़े व्यापारी से मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसका जन्म उच्च कुल में नहीं हुआ था। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि बलबन कहता था कि जब भी मैं किसी नीच कुल के उत्पन्न हे व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में अंगारे फूटने लगते हैं और क्रोध से मेरा हाथ उसे मारने के लिए मेरे तलवार के ऊपर चला जाता है।
बर्नी खुद भी तुर्क अमीरों का बहुत बड़ा पक्ष पोषक था, और हम नहीं जानते कि बलबन ने सचमुच ऐसी बात कही थी या नहीं, लेकिन इससे उसकी सोच ज़रूर पता चलती है। बलबन तुर्क अमीरों के हितों का रक्षा होने का दावा भले ही करता हो, लेकिन वह सत्ता में किसी को हिस्सेदार बनाने का तैयार नहीं था। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों को भी उसकी निरंकुशता इतनी प्रबल थी कि वह अपने समर्थकों से भी अपनी आलोचना सुनने को तैयार नहीं था। बलबन अंत में चहलगानी अर्थात तुर्क अमीरों की शक्ति को ध्वस्त कर देने को कृत संकल्प था, और उतना ही कटिबद्ध व राजपद की शक्ति को प्रतिष्ठा को परवान चढ़ाने के लिए था। ये वही चहलगानी है चालीसा जिसको इल्तुतमिश ने स्थापित करवाया था। वो जानता था ये जो 40 समूह जो बनाया गया है सुरदारों का, उन्हीं में विद्रोह होता है। क्यों ना हम उसी चालीसा वाली प्रथा को ख़त्म कर दें, और इस विद्रोह जहाँ से जन्म ले लेता है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। तो मास्टर स्ट्रोक था ये बलबन का। अब एक्चुअली बलबन खुद इसी सरदार की चालीसा से ही निकल कर आया था, और वह इनकी रग रग से वाकिफ़ था। इस वजह से उसने पूरे जड़ को उखाड़ के फेंक दिया। और आगे हम लोग देखेंगे कि बलबन युग कितने समय तक चलता है, कैकवाद तक बलबन युग चलता है। ओके, इसके पीछे का यही कारण था कि बलबन के इतनी कठोर नीतियों का ही ये नतीजा था। अपने साम्राज्य में बलबन जासूसों को फैला के रखा था, और जासूसों से वह रोज़ ही उनसे जानकारी प्राप्त करता था। वह किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करता था बलबन। आंतरिक अशांति और अव्यवस्था से निपटने के लिए और पंजाब में अपने पैर जमा चुके तथा दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा बने मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सेना संगठित की। मतलब कि मंगोल लोग जो थे पंजाब के बॉर्डर तक आ चुके थे, क्योंकि खौरेज में साम्राज्य को वो नष्ट कर चुके थे उधर, और मंगोलों का आक्रमण भारत पे होने का डर बना था। इसकी वजह से बलबन ने अपनी सेना को केंद्रीकृत किया और उसको पश्चिमी साइड इकट्ठित करवाया, और इसी वजह से उसने सेना का केंद्रीकृत और सेना संगठित करना शुरू कर दी थी। इस प्रयोजन के लिए उसने सैन्य विभाग दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। देखिए, अब दीवाने अर्ज का पुनर्गठन यानी कि सैन्य विभाग का किसने किया था? बलबन ने किया था। ओके, जो सैनिक और घुड़सवार लड़ने लायक नहीं रह गए थे उन्हें पेंशन देकर छुट्टी कर दी, और घुड़सवारों में से बहुत से लोग तुर्क थे जिन्होंने इस फैसले के खिलाफ बहुत चीख पुकार मचाई, लेकिन बलबन ने किसी की भी नहीं सुनी। उसे जो करना था वो कर रहा था। दिल्ली के आसपास के इलाकों और दोआब में शांति सुव्यवस्था स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। गंगा यमुना दोआब और अवध में सड़कें चोर डाकुओं से भय से ग्रस्त थी। यहाँ तक कि पूर्वी क्षेत्र में संपर्क बनाए रखना कठिन हो गया था। इस इलाके में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बनवाने लिए थे और शासन को चुनौती देते रहते थे, और इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी। ठीक है ना, क्वेश्चन बनता है कि किस सुल्तान ने खून और फौलाद की नीति अपनाई थी? तो वह बलबन है, और इसी नीति से उसने इन सारे विद्रोहियों और लुटेरों को तहस नहस कर दिया था। ठीक है ना, और बलबन परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। लोगों पर अपनी सरकार की शक्ति और सामर्थ्य का रौब जमाने के लिए बलबन अपने दरबार का वातावरण खूब शान और शौकत से भरा रखता था। जब कभी वह बाहर निकलता था तो उसने उसके इर्द गिर्द नंगी तलवार लिए अंगरक्षकों का बहुत बड़ा दल तैनात रहता था। दरबार में हंसी मजाक से उसे पूरा परहेज रखा जाता था। लोग उसे कभी अंगभीर मुद्रा में देख लें, इसलिए उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। अमीर लोग उसके समक्ष नहीं थे, उसके समकक्ष भी नहीं थे। इस बात पर जोर देने के लिए सजदा और पैबोस की रस्में पर भी वह बहुत आग्रह रखता था। यानी कि सजदा और पैबोस की प्रथा इससे शुरू कर, मतलब कि दंडवत करने और राजा के कदम चूमने की प्रथा बलबन ने शुरू करवाई थी। कहते हैं कि मंगोलों के खिलाफ बलबन का बेटा जब लड़ते शहीद मर गया था, तो बलबन को जब यह खबर पहुंची तो बलबन की आंख से आंसू भी नहीं गिरे जब वो अपने राजप्रसाद में था, लेकिन जब वह अपने घर में था, अपने कमरे में था, तब वो खूब रोया था। कहीं वो सामने अपने लोगों के सामने वह रोता नहीं दिखता था, ताकि सामने वाला उसे कमज़ोर न समझ ले। निसंदेह कहा जा सकता है कि उसके सम्राट जब तक बलबन था तब तक इतनी कठोरता से वह शासन करता था कि लोग चूँ और चा भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई तो उस बलबन के जो साम्राज्य दिल्ली सल्तनत था उसमें विद्रोह होने शुरू हो गए थे। ठीक है ना, फिर स्थिति भयावह हो गई थी। फिर उसके बाद बलबन जैसा कोई शासक सुल्तान नहीं आया था। ठीक है ना, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे मंगोल और उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या क्या थी। ओके।